बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे कि मामलात सियासी तौर पर मुल्क के किस जानिब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले अटक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा जलसा किया और इस जलसे में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने खिताब किया, हुकूमत को आड़े हाथों लिया और उनका कहना था कि ये सारा निज़ाम, ये सारी हुकूमत जो है NRO चाहती है और सबका ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है कि ये करप्शन कर सकें। और इन्होंने जिस तरीके से हमें निकाला, एक बैरूनी साजिश थी, जिस बैरूनी साजिश के ज़रिए इन्होंने हमें निकाला, इनसे हुकूमत अब संभाली नहीं जा रही और ये मुख्तलिफ हरबे जो है वो आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। इस सब असना के अंदर आज के प्रोग्राम में मौजू बहस ये भी लेकर आएंगे कि DGI एसपीआर साहब ने जो है मीडिया से बातचीत की और प्रेस रिलीज़ भी आई, जिसमें पेशावर कोर के हवाले से बातचीत की गई, पेशावर कोर और पेशावर कोर कमांडर के हवाले से बातचीत की गई और सियासत के अंदर यहाँ टॉप जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी जानिब से जो या जिस किस्म के बयानात और स्टेटमेंट्स आ रही हैं उसकी उन्होंने नफ़ी की और उन्होंने कहा कि इसमें इस किस्म के इल्ज़ामात लगाना और इसको शामिल करना जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, ये अमल दुरुस्त नहीं है। इस सब के साथ साथ आज प्रोग्राम में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि मौजूदा हुकूमत की टॉप लीडरशिप की मुलाकात जो लंदन में हुई, उस मुलाकात का मुमकिन तौर पर क्या फ़ैसला हुआ है, क्या नतीजा निकलेगा और उस सब का यहाँ पर होने वाली जो सियासत है उस पर क्या असर पड़ेगा। महंगाई की बात करेंगे और इस वक्त के जो डिटीरिएट सिचुएशन है इकनॉमिक, उसको भी मौजूए बहस लेकर आएंगे। नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आपसी मसलों के हवाले से भी कुछ बातें हो रही हैं, कुछ डिफरेंसेस के हवाले से बातें हो रही हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं अली बदर साहब, तर्जुमान अवल भुट्टो साहब के, और उनके साथ मौजूद हैं मेरे साथ जनरल नईम खालिद लोधी साहब। वेलकम टू द शो जनरल साहब, वेलकम टू द शो बदर साहब। गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगा जनरल साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज का जो बयान आया है पेशावर कोर और कोर कमांडर के हवाले से, जिसमें ज़िक्र किया गया है कि सियासी लीडर्स की जानिब से कुछ जो है वो बयानात सामने आए, नून लीग के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडरान के बयानात हमने सुने, जरदारी साहब का बयान आया, उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर जो है अपनी क्लैरिटी दे दी। उन्होंने कहा जी मेरा इंटेंट नहीं था ऐसा कहने का, वो मीडिया पे चला, ज़रा वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लाइव थी। फिर मरियम नवाज साहिबा के जो बयानात आ रहे थे पेशावर के हवाले से, जो इशारों कनाओं के अंदर वो बातचीत कर रही थी। What is your understanding about whatever the statements were given? और पेशावर कोर का जिस तरह DGI एसपीआर साहब ने आज बयान किया, उसके बारे में आपकी क्या ओपिनियन है परफॉर्मेंस के जी? हवाले वो से? मेरा ख्याल है कि पेशावर कोर के बारे में तो उन्होंने इसलिए दिया और दुरुस्ती का क्योंकि बाकायदा नाम लेकर उनके 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 ऊपर वार किया गया था। तो वो आपको पता है कि सर्विंग कोर कमांडर हैं, तो उनको डिफेंड तो किसी न किसी तरीके से करना। और आजकल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हो रही हैं, आपको उस बात के इल्म होगा कि अफगानिस्तान में अफगान तालिबान कोशिश कर रहे हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को इस बात पे मनवाएं कि वो बातचीत करने के बाद कोई हमारे साथ कोई मुआहदा कर लें, और ये वो काफ़ी उसके पेशरफ्त भी हमारे सुनने में आया कि हो रही है। तो ये सब कुछ इसका सारा दारोमदार वहीं पर है, पेशावर कोर के मामलात हैं ये सारे। तो बहुत अहम मामला है जो वहाँ पे चल रहा है, तो शायद ये वजह है। लेकिन ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि इसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है कि मकदूर भर सब ने अपना हिस्सा डाला है। जब भी फौज के खिलाफ बात, कौन है जो हाथ खड़ा करके कह सके कि हमने नहीं की, और बहुत बहुत खतरनाक बातें हुई हैं, चाहे आप राइट को ले लें या चाहे लेफ्ट को ले लें। तो अब मेरा ख्याल है कि इसको बंद हो जाना चाहिए। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि कुछ लोग ये समझते हैं कि जी हम फौज के खिलाफ बात नहीं कर रहे, हम तो फौज की लीडरशिप के खिलाफ बात कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल फौज को ना समझने की बात है। फौज की लीडरशिप और फौज अलग अलग नहीं हो सकते, और अगर इनको अलग करने की कोशिश की जाए तो ये सख्त नुकसान है फौज के लिए भी और मुल्क के लिए और फौज के डिसिप्लिन के लिए। तो इस चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि ये फौज एक मजबूत अदारा है, एक इंटीग्रेटेड अदारा है, और इसको पॉलिटिक्स से दूर रखा जाए उतना ही अच्छा है। और फौज खुद भी ये मैं दोबारा कहूँगा कि इसी किस्म का रवैया कायम रखे तो खुद ब खुद लोगों को यकीन आ जाएगा कि वाकई अब ये नॉन पॉलिटिकल हो गए हैं। ठीक है, आप मेरे साथ रहिएगा। अली बदर साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगा सर। अब ये सारा मामला तो एक तरफ, एक तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा, चूँकि तर्जुमान बिलावल साहब के भी हैं तो आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो स्टेटमेंट जरदारी साहब ने दी, फिर उसके बाद उन्होंने क्लैरिटी दे दी। शाह महमूद कुरैशी साहब कल मेरे प्रोग्राम में थे और उन्होंने कहा कि ये तो कोई बात नहीं है कि आप पहले किसी के ऊपर उंगली उठाएं और उसके बाद आप कहें नहीं जी ऐसा नहीं था और आप मीडिया पे आके उसको मिलाइन कर दें। एक चीज़ तो मुझे ये बताइए कि जो उन्होंने स्टेटमेंट या बयान दिया, आप उसको कैसा देखते हैं और उसके बाद जो उसकी क्लैरिटी है उसको कैसा देखते हैं? उसके बाद फिर मैं आपसे पॉलिटिकल जो है वो चीज़ों के हवाले से कुछ जानना चाहता हूँ चीज़ें। अली साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुर्तज़ा डार साहब, देखें, शाह महमूद कुरैशी साहब की अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है कि ये असल बात तो कहने की ये है कि कुरैशी साहब और PTI की सारी जमातें और स्पेशली PTI की लीडरशिप
जो गुफ्तगू करती रही है उनको पहले अपने बारे में बात करनी चाहिए और फिर किसी के ऊपर कोई दूसरी बात करनी चाहिए। जरदारी साहब ने उसके अंदर अपनी क्लैरिटी खुद ही दे दी थी, उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो कहा था, तो वो उन्होंने उसकी क्लैरिटी भी खुद दे दी थी। तो मेरा ख्याल से उनकी क्लैरिटी आने के बाद कोई बात रह नहीं जाती, उसके अंदर हमने कोई चीज़ देखनी नहीं है, ना कोई हमारी लड़ाई है, ना हम कोई मामले को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ना कोई ऐसे अल्फाज या कोई ऐसा मामला कहना चाहते हैं जिससे कुछ चीज़ें ख़राब हों। ये तो एक सहाफ़ी ने कोई पूछा, उन्होंने उठते हुए कोई बात कह दी, तो लेकिन उनका मतलब सरासर वो नहीं था। ये क्लैरिटी जरदारी साहब खुद दे चुके हैं, तो लिहाजा इस बात को आगे लेके हमें चलने की ज़रूरत ही नहीं है कि हम एक नॉन इशू को इशू बनाएं और उसको फिर जिसको कहते हैं ना बात का बतंगड़ बनाना, हम नहीं चाहते कि इस बात को फर्दर आगे लेके चला जाए। अच्छा ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप चाहते हैं नहीं इसको आगे लेके बढ़ा जाए। ये बताएं कि जो कुछ इस वक्त लंदन में हो रहा है और वहाँ से मुमकिन तौर पर जो डेवलपमेंट्स आ रही हैं उसमें एक चीज़ मौजूद बहस तो नहीं, खैर अब कहना चाहिए, अब तो ये कहना चाहिए कि उसके ऊपर बहुत सीरियसली अमल होने के हवाले से भी कोशिश हो रही है। अर्ली इलेक्शंस नून लीग चाहती है कि हो जाएं, या लार्जली या ज़्यादातर नून लीग के हल्के चाहते हैं कि अर्ली इलेक्शन हो जाएं। इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है, कुछ चाहते हैं कि ना हो। आपकी क्या पोजीशन, क्या स्टांस है अगर अर्ली इलेक्शंस के ऊपर नून लीग डट जाती है और कहती है जी हमने कराने ही कराने हैं? व्हाट विल यू गाइस डू? देखिए डॉक्टर साहब, ये हुकूमत बनने से पहले जब इमरान खान साहब को घर भेजा ना, तो इस चीज के ऊपर सारे आमादा थे, हिकमत अमली और लाएमल जो बनाया गया था उसमें ये था कि हम इलेक्शन पे उस दिन जाएंगे जब हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करवा लेंगे और उसके अलावा नैब का रिफॉर्म करवा लेंगे। तो लिहाजा ये चीज क्लियर है। कल आसिफ अली जरदारी साहब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्लैरिटी दे दी थी और आज बिलावल साहब ने भी, कि हमने इलेक्शंस में जाना है, हमें कोई डर नहीं है, इलेक्शन में जाके ही उसका अगली जो गवर्नमेंट है वो आएगी। लेकिन ये नहीं है कि जब खान साहब गवर्नमेंट से निकले तो वो प्रेशर डालने लग जाए। ये मुल्क, ये स्टेट है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है कि जहाँ खान साहब के हाथ में चीज हो तो वो कहते हैं कि जी ठीक है, जब वो हुकूमत से बाहर निकले तो वो कहते हैं मैं खेलूंगा, अगर मैं नहीं खेलूंगा तो किसी को खेलने नहीं दूंगा। यहाँ पे रेट ऑफ द स्टेट है, रेट ऑफ द गवर्नमेंट है, यहाँ पे मनवाना है, हुकूमत चल रही है, ठीक है, चैलेंजेस बहुत ज्यादा है, लेकिन उस चैलेंजेस को ये नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट मिलके यहाँ पे अपनी तमाम जाती नजरियात, सियासी नजरियात से बालातर होके तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस इमरजेंसी और क्राइसिस के दौर में उन्होंने, तमाम लोगों ने मिलके, तमाम स्टेक होल्डर्स और पॉलिटिकल फोर्सेस ने मिलके एक हिकमत अमली तैयार की है कि हम इस मुल्क को और इस मुल्क के अवाम को क्राइसिस से निकालें। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी चीज़ है। और बाकी ये चैलेंजेस हैं, ये चैलेंजेस तो सबको फेस करने पड़ेंगे और विद द पैसेज ऑफ टाइम आ जाएगा। लेकिन ये जो इलेक्शन की बात है इस पे तो सबको क्लैरिटी है। हाँ, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है तमाम ऑर्गेनाइजेशंस में, पॉलिटिकल पार्टीज में, हर बंदे की, हर शख्स की अपनी सोच होती है, पर इसके अंदर जो डिसीजन है वो जो लीडरशिप का डिसीजन होगा वही आगे चलेगा। इंडिविजुअल्स के डिसीजन होते हैं पर पार्टीज के अंदर डिसिप्लिन होता है और उस डिसिप्लिन को मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, आप मेरे साथ रहें। जमशेद चीमा साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें, पाकिस्तान तहरीक रहनुमा है। वेलकम टू द शो चीमा साहब। चीमा साहब, आज भी एक जलसा हुआ और जलसों का सिलसिला चलता आ रहा है। ये बताइए, इन जलसों से और जो आने वाला लॉन्ग मार्च है जिसको जो है जिसको शेख रशीद साहब ने उसको खूनी मार्च का भी नाम दिया, आपको लगता है कि आप अर्ली इलेक्शंस करवा पाएंगे? चीमा साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चीमा साहब से हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा। चीमा साहब से हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा। अच्छा, मैं जनरल साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा। जो सारी इस वक्त मुल्क के अंदर सियासी सूरत हाल है, इसको सामने रखते हुए आपको अर्ली इलेक्शन सर नज़र आते हैं? क्योंकि बहुत सारे मसले मसाइल जो हैं वो जुड़े हैं इलेक्शन कमीशन के भी, और उनका कहना है कि हमें हल्का बंदियाँ करनी है, और हल्का बंदियाँ भी ज़ाहिर आप जानते हैं आसान काम नहीं है, और जो ओवरऑल मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल है वो भी हमारे सामने है, और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो इस वक्त अपनी पोजीशन पर नहीं है, उनको होना चाहिए एज़ फार एज़ द ऑर्डर इज़ कंसर्न। हाउ डू यू सी द थिंग्स हैपनिंग राइट नाउ? अर्ली इलेक्शंस का ये मेरा कोई गैर जमहूरी मुतालबा नहीं है। खुद पीपल्स पार्टी ये कहती रही है। अभी इन्होंने लॉन्ग मार्च किया था कराची से लेकर यहाँ तक, और PMLN तो सदरात से कह रही है कि जी जल्द इलेक्शन करवाए जाएं, दोबारा कराए जाएं। तो अब PTI कह रही है
तो ये इसको ये नहीं कहा जा सकता कि ये इंतशार की तरफ ले जा रहे हैं और हम जो है ना हम जमहूरियत की तरफ ले जा रहे थे। बात ये है कि जिस पार्टी का भी मौका मिलता है जो बाहर होती है वो हमेशा कहती है कि इलेक्शन होने चाहिए, दोबारा होने चाहिए। अब वो बाहर हैं तो वो कह रहे हैं। अब ये कि इम्कानात की बात आपने की है, देखिए बात ये कि पीडीएम को ये सोचना है कि अगर वो रहते हैं हुकूमत में और जूं दिन आगे बढ़ते हैं तो क्या हो सकता है। नंबर 1, क्या वो महंगाई को कंट्रोल कर लेंगे? जवाब नफी में है, इसलिए कि वो बहुत सारे उसके फैक्टर्स बैनुल-अक़वामी फैक्टर्स हैं जो कंट्रोल में नहीं है। और अभी आपने देख लिया कि चीज़ें, डॉलर कहाँ चला गया और बाकी चीज़ों के रेट, बिजली के रेट बढ़ गए। तो अभी IMF क्या दबाव दे रहा है, वो कह रहा है सब्सिडीज ख़त्म करें। तो इसका मतलब नहीं। दूसरी बात, जब इस किस्म की हुकूमत हो मखलूत जिसमें बहुत ज़्यादा कुक्स हों तो वो खाना ख़राब हो जाता है। तो ये मुमकिन ही नहीं है मेरे ख्याल में पीडीएम की इस हुकूमत के लिए, जिस किस्म का ये मलगूबा है, कि ये कोई भी अवामी फलाह के लिए कोई काम कर सके। ये आज मेरी आप स्टेटमेंट नोट कर लें, इस पे झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। जब टाइम गुजर जाएगा तो हम देख लेंगे कि क्या होता है। चीमा साहब से इसका ओपिनियन लेते हैं आप, ठीक है? आप मेरे साथ हैं। चीमा साहब से भी इसी चीज़ का ओपिनियन लेते हैं। चीमा साहब ये फरमाइएगा, जिस तरह जनरल साहब फरमा रहे हैं कि अर्ली इलेक्शन जो है वो उसकी डिमांड हर चीज़ की जानिब से की गई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी की गई, नून लीग की जानिब से भी की गई, और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उसकी डिमांड करी कि अर्ली इलेक्शन होने चाहिए, और अब अर्ली इलेक्शन नहीं किए जा रहे। मैं आपसे आपका ओपिनियन तो लेना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं जनरल साहब से जानना चाहूँगा कि जनरल साहब आप फरमा रहे थे इसी चीज़ के अंदर एक तीसरा पॉइंट भी आप रेज़ करना चाह रहे थे, आप कंप्लीट कर लें ताकि फिर हम उनसे चीमा साहब से पूछते हैं। जी, तो दूसरी बात ये पीडीएम को सोचना होगी कि वक्त गुजरने के साथ साथ इमरान खान साहब जिस लाइन पर चल रहे हैं उसमें उनकी मकबूलियत में इजाफा होने का इम्कान है या कम होने का इम्कान है। तो मेरा अपना अंदाजा ये, और मैं गलत हो सकता हूँ, मुझे ज़्यादा इतना पॉलिटिक्स नहीं है, कि वक्त गुजरने के साथ साथ अवाम पीडीएम से ज़्यादा मुतनफ़र होंगे, क्योंकि इन्होंने डिलीवर करना है एक्चुअली ऑन ग्राउंड। उन्होंने सिर्फ वादे करने हैं और एक नारा लगाना है, तो उनके साथ लोगों के मिलने के ज़्यादा इम्कान आता है। तो ये सियासी तौर पर सोच ले पीडीएम कि जी वो क्या करना चाहते हैं। लेकिन उनका एक प्रॉब्लम भी है। उनका मसला ये है कि ये उनके दो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, नंबर 1 के हमवार बनाया जाए मैदान को इस तरीके से कि इलेक्शन जीतने के ज़्यादा इम्कान उनके लिए पैदा हो जाएं, और उसकी मैं डिटेल में नहीं जाता। और दूसरा ये है कि उनके ऊपर जो मुकदमे बने हुए हैं किसी न किसी तरीके से स्लेट साफ करके जाएं, इसके लिए उनको कुछ टाइम चाहिए। तो ये जो आपको कशमकश नज़र आ रही है, ये इन दो फैक्टर्स का तनाव है कि जी हमें वक्त चाहिए अपने स्लेट साफ करने के लिए और राह हमवार करने के लिए, लेकिन वक्त जो गुजरेगा हम डिलीवर नहीं कर पाएंगे, हमारा प्रॉब्लम होगा। तो ये इन फैक्टर्स को इन्होंने वे करना है, और साहब ये खुद समझदार हैं, फैसला कर लेंगे जो भी अच्छा होगा। ठीक है, ठीक है। अली बदर साहब, FIA वाले मामले की जो अभी तक की डेवलपमेंट है वो आपने देखी होगी। उन्होंने कहा है कि जी शहबाज शरीफ साहब और दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केसेस का मामला FIA ने अदालत में अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस की पैरवी ना करने का फ़ैसला, उसके बाद फिर अदालती अहकामात भी आए। अली साहब ये फरमाइएगा कि आप जो है वो ज़ाहिर डेमोक्रेसी लवर पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं जो क्लेम करती है इस चीज़ का, ये डेमोक्रेटिक्स कंट्री की या हुकूमत के अंदर ये ऐसा स्टेप कि अपने नीचे आप इदारों पर इन्फ्लुएंस करें और इस किस्म के अहकामात दिए जाएँ और एक्शन लिए जाएँ, हाउ डू यू सी दिस? मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि अगर कोई ट्रायल या कोई इस तरह का मामला था, उसको फेस करना चाहिए। कॉज आप अगर उसकी पैरवी ना करें तो क्रिमिनल केस एक ऐसा केस होता है जिसको आप जिस मर्जी स्टेज पे छोड़ दें, वो आपको सुप्रीम कोर्ट तक जो है ना आपको हॉन्ट करेगा और आपकी उससे बचत नहीं होगी। तो लिहाजा इसको फेस करना ही जरूरी समझना चाहिए था, और इसमें से वो नीट एंड क्लीन होके बाहर निकलते और इसके अंदर अपनी सफाई पेश करते। जो भी एविडेंस उनके पास है या इसमें जो हुकूमत प्रोसिक्यूशन के पास कोई एविडेंस था तो वो है। तो मेरा ज़ाती ये ख्याल है। बाकी ये कि ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब का और उनका अपना ज़ाती मैटर है, इसमें मेरा कोई पॉलिटिकल और वो कमेंट है नहीं। मैंने आपको अपनी राय दे दी है। ठीक है, मेरे साथ रहेगा रशीद रिजवी साहब, एन एक्सपर्ट लॉ प्रोग्राम में हमने उन्होंने ज्वाइन किया। वेलकम टू द शो। आप मुझे सुन पा रहे हैं रिजवी साहब? यू आर वेलकम डियर। रिजवी साहब ये फरमाइएगा, मेरे साथ अली बदर साहब मौजूद हैं, जनरल साहब मौजूद हैं, नईम खालिद लोधी साहब। हम ओवरऑल जो मामलात हैं उनके हवाले से बातचीत कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहता हूँ, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि
इस वक्त अदालती रिफॉर्म्स की ज़रूरत है मुल्क के अंदर कि जितना भी हमारा ये सारा इंस्टीट्यूशन है, इस इंस्टीट्यूशन के अंदर मज़ीद कुछ रिफॉर्म्स किए जाएँ, इसकी साख की बहाली के हवाले से, इसकी जो वर्किंग है उसके हवाले से, ओवरऑल इंस्टीट्यूशन को, इस सतून को जो है वो स्ट्रॉन्ग किया जाए और मज़ीद इसके लेवल को अप किया जाए? आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है इस बारे में? देखिए, इम्प्रूवमेंट की तो हमेशा से गुंजाइश रहती है, हर सिस्टम में रहती है, हर लॉ में रहती है। ये कह देना कि कोई फाइनल चीज है बाइंडिंग, ये हो ही नहीं सकती। अब ये 1898, 1897 के लॉज है, तो इसमें तो हर वक्त हर लम्हा जिस तरह से दुनिया तरक्की कर रही है, इकोनॉमिक्स में, साइंस में, कंप्यूटराइजेशन में, तो जरूरत तो इम्प्रूवमेंट की है और उसकी होती रहनी चाहिए। लॉ स्टैटिक नहीं होता, हमेशा से इम्प्रूविंग होता है, चेंजिंग होता है। जो आज से 100 साल पहले के फैसले थे वो आज। तो इसमें सर क्या पहला स्टेप क्या लिया जाना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए पहला स्टेप, और कब लिया जाना चाहिए? ये काम तो पार्लियामेंट का है। करेक्ट। उन्हें बैठ के वो एक दूसरे को गाली देने से उनको टाइम मिले तो वो फिर इन चीजों पे तवज्जो दे। एक दफे मैं समझता हूँ 2014 में जब सलमान भट्ट साहब अटॉर्नी जनरल थे, उन्होंने कुछ क्रिमिनल लॉ में अमेंडमेंट्स की कोशिश की थी। पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार और डिफरेंट बार काउंसिल के नुमाइंदों की कमेटी बनाई। हम लोगों ने काफी दिन बैठ के उसमें आसमा जहांगीर भी थी, बैठ के काफी काम किया, लेकिन फिर कहाँ गए, किधर गए रिकमेंडेशन, गॉड नोस। तो ये काम तो लेजिस्लेटर्स का है, वो करें इसको, वो बैठ के बनाए, वो देखें। ठीक है। अच्छा सर, एफआईए के हवाले से मैं जानना चाहता हूँ, आज की डेवलपमेंट है, एफआईए ने जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस हैं उसकी पैरवी करने से जो है उन्होंने फैसला किया कि हम इसकी मजीद पैरवी नहीं करेंगे। स्पेशल जज सेंट्रल एजाज एहसन साहब ने जो है प्रोसिक्यूशन टीम की इस दरख्वास्त को रिकॉर्ड का हिस्सा भी बना लिया। हमारे व्यूज़ को थोड़ा सा अगर आप सिंप्लीफाई करके बता पाएँ कि व्हाट एक्चुअली दे वांट और ये किस तरह उनके केसेस पे इम्पैक्ट करेगा, और जो उसके बाद एक्शन जो है वो या रिमार्क्स जो अदालत की जानिब से लिए गए, हाउ डू यू सी दिस ऑल? देखिए, सेक्शन 494 है सीआरपीसी में, ज़ाब्ता फौजदारी में। उसमें प्रोसिक्यूटर जो है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की डेजिग्नेशन यूज हुआ है। वो चाहे तो विड्रॉ हो सकता है प्रोसिक्यूशन। स्टेज भी डिफरेंट है, तो एक चार्ज से पहले है और एक आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ चार्ज एंड रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस पर है। तो एक में डिस्चार्ज का है, दूसरे में एक्विटल का है। लेकिन अब ये कोर्ट को मैंने देखा है कि पता नहीं उनकी सवाबदीदी कहाँ तक है, कितना डिस्क्रिशन है कि वो उसको एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते हैं, ये उस पर देखना पड़ेगा। लेकिन 494 में ये प्रोविजन तो है, प्रोविजन मौजूद है, प्रोसिक्यूशन विड्रॉ कर सकती है। ठीक है, ठीक है। आप मेरे साथ साथ रहिएगा, एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू को वो आगे बढ़ाएंगे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जनरल नईम खालिद लोधी साहब, अली बदर साहब मौजूद हैं। जनरल साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। एक साजिश का जिक्र किया जा रहा है, और अब तो खैर वो जिक्र भी पुराना हो गया और उसके बाद बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं, लेकिन उस सारे जिक्र में, उन डेवलपमेंट्स में एक चीज़ है जो नहीं हुई और उस चीज़ का कहा जा रहा है, वो है एक अदद जुडिशल कमीशन बनाना। सदर पाकिस्तान ने आज सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा, चीफ जस्टिस साहब से दरख्वास्त की और उनको कहा कि आप एक कमीशन बनाएं और उसके हेड आप खुद बने और उसको लीड करें। आपकी क्या असेसमेंट है? पहले तो मुझे आप ये बताइए इस साजिश के हवाले से, और दूसरा ये बताइए कि इसको जुडिशल कमीशन विद एन ओपन प्रोब बनना चाहिए कि नहीं? जी, मेरा ख्याल है कि चूंकि कमीशन की बात अब हो रही है तो उस पर अपनी राय मैं नहीं दूंगा, लेकिन दोनों हुकूमत भी एक कमीशन बनाना चाह रही है, इंक्वायरी कमीशन, और सदर पाकिस्तान ने जुडिशल कमीशन का कहा। तो मेरा ख्याल है चूंकि ये
एक किस्म का तनाज़ा है, तो इसमें ऐसा कमीशन बनना चाहिए जो दोनों पार्टियों को मंजूर हो, और वो मेरा ख्याल जुडिशियल कमीशन ही ऐसा हो सकता है। तो चूंकि हुकूमत भी चाह रही है कि इसकी इंक्वायरी हो और पीटीआई भी चाह रही तो इसकी इंक्वायरी हो, तो इसमें तो मेरा ख्याल है इट इज विन विन सिचुएशन। इसका बेस्ट ये है कि कोई ना कोई कमीशन बन जाए और ऐसा हो जो दोनों साइडों को मंजूर हो, तो इसमें मेरा ख्याल वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और बैरूनी साजिश? जी मैं उस बारे में कुछ नहीं कह सकता, जब कमीशन ने बनना है तो वो बता देंगे, लेकिन इतना मुझे अंदाजा है कि जो भी कमीशन बनेगा वो सिर्फ उस एक खत के इर्द गिर्द नहीं घूमेगा, वो तमाम मारूदी हालात, आगे पीछे के इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और उन सब का जायजा लेकर किसी नतीजे पर पहुंचेगा। तो लेट अस सी व्हाट हैपेंस। ठीक है अली बदर साहब, अगर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, जुडिशल कमीशन बना दिया जाए, जिस तरह पीटीआई कहती है जी ओपन हियरिंग होनी चाहिए, इसकी पब्लिक के सामने होनी चाहिए, तो इसमें क्या बुरी बात है? आप तो कह रहे हैं, आप क्लियर हैं, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के अंदर 2 दफ़ा एलामिया आ चुका है, देन व्हाई देयर इज ए रेजिस्टेंस ऑन दिस फ्रॉम योर साइड? देखिए रेजिस्टेंस कोई नहीं है, ये अगर खत की जुडिशल कमीशन के कोई करवाना है तो साथ जो पोस्ट अप्रैल 3 वाकया हुआ है, जो आइन शिकनी हुई है, फिर उसके बाद 9 और 10 अप्रैल को वाकया हुआ है, जिसने आइन शिकनी की है आर्टिकल 6 उसके ऊपर लगना चाहिए, उसका भी एक कमीशन बना दें, उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेट करवाएं मैटर, ताकि सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ठीक है, हर चीज की क्लैरिटी आ जाएगी ना कि इस मुल्क के अंदर जो आइन शिकनी करने वाले हैं वो कौन है, और अगर कोई खत आया है या कोई केबल आई है या जो भी मामला है उसके अंदर क्या वर्डिंग्स यूज हुई है, उसके पीछे क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, किसने लिखा है, क्या है। अमेरिका की भी स्टेटमेंट आ चुकी है, उनका जो स्पोक्समैन है वो कई दफा इस चीज को रद्द कर चुका है। तो खोल के रखते हैं सारी बातों को, क्योंकि देखें नेशनल सिक्योरिटी एक बड़ा जिम्मेदार फोरम है, उसके अंदर अमेरिका के जो सफीर उस वक्त वहां पे तैनात थे और तमाम सर्विसेज चीफ को बुला के प्राइम मिनिस्टर ने वो सारी चीज को इंटेरोगेट किया, देखा, और फिर उसके बाद DGISPR भी आ गई। अगर खान साहब ये समझते हैं कि ISPR के ऊपर भी उनको, उस इदारे के ऊपर भी यकीन नहीं है, नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर भी नहीं है, उनको तो अदलिया के ऊपर भी नहीं है, उनको एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, मुझे नहीं पता कि कौन बाहर से फरिश्ते बुला के करना चाहते हैं। ये तो पहले खान साहब ये बता दें कि किससे मुतमिन होंगे, ताकि जो अगर उनके हक में फैसला ना आया, कल को वो कहेंगे जी ये भी ठीक ना हुआ, तो ये मामला जाना किधर है। देखिए इस वक्त जो मुल्क के अंदर ज्यादा जरूरत है, वो ज्यादा जरूरत ये है कि रेट ऑफ द स्टेट और रेट ऑफ द गवर्नमेंट को मनवाने की जरूरत है। यहाँ पे कोई जिद्दी बच्चा अपनी जिद मनवाने के लिए अपनी मर्जियां करना लगे और वो कहे कि जी मैं ना मानूं और यहाँ पे अपनी मर्जी करूंगा और हुकूमत नहीं चलने दूंगा, कोई इदारा ठीक नहीं होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे तमाम लोगों को अपने जाती और सियासी मफादात से बालातर होके इस मुल्क, कौम और इस मुल्क के अवाम के लिए कुछ करना है। ठीक है, मेरे साथ रहे, मैंने एक दो और बड़ी अहम चीजें आपसे पूछनी है, मेरे साथ रहें। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, मेरे साथ रहें। सेनेटर अब्दुल क़य्यूम साहब नून लीग से मैं ज्वाइन करें। वेलकम टू द सेनेटर साहब। सर ये फरमाइएगा, नून लीग अर्ली इलेक्शंस चाहती है या नहीं चाहती? लोगों में बड़ी कंफ्यूजन है, क्लियर पिक्चर दीजिएगा काइंडली। देखें क्रिस्टल क्लियर पिक्चर ये है कि इलेक्शन जरूर होंगे और हमारी कोशिश होती है एज क्विक एज पॉसिबल हो, लेकिन उससे पहले रिफॉर्म्स होंगी, इलेक्टरल रिफॉर्म्स, और मैक्रो इकोनॉमिक ओरिएंटेशन को ठीक किया जाएगा। इसके ऊपर हमारे पास साल से ज़्यादा टाइम पड़ा हुआ है, तो हमारी कोशिश होगी कि जितना क्विक हो, जब ये ख़त्म हो जाए, इसके ऊपर पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक ग्रिड के ऊपर है। तो इलेक्शन जल्दी तो हम करना चाहते हैं, लेकिन ये जो ज़रूरी चीज़ें हैं ताकि इलेक्शन ऐसे हों जो सबको एक्सेप्टेबल हों। सारी जो 1.5 दर्जन पार्टीज़ हैं वो स्टेक होल्डर्स हैं, सबको मुतमईन करके आगे चलना है। तो ये इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स हो जाएं और प्लस इकानमी को ये डिस्टेबलाइज्ड हुई है, इसको सीधा करने के लिए जो एफर्ट हो सकती है, उसके बाद नई अबूरी हुकूमत आएगी। अच्छा तो सर अब जो रिफॉर्म्स और इकोनॉमी की आप स्टेबिलिटी के हवाले से बात करेंगे, तो वो प्रोसेस हैं जो बहुत स्विफ्ट या क्विक होते ज़रा में दिखाई नहीं देते, टेक्स टाइम, वो इकोनॉमी हो या जो रिफॉर्म्स आप जिक्र कर रहे हैं। चलिए इनमें से एक चीज़ हो जाती है, दूसरी रुक जाएगी। लोग ये भी कह रहे हैं, सोशल मीडिया पे डिबेट चल रही है, आर्टिकल कॉलम राइटअप्स आ रहे हैं और खबरें भी ऐसी आ रही हैं कि नून लीग के बहुत सारे हल्के चाहते हैं कि जल्दी इलेक्शंस हो जाएं, क्योंकि जो इस वक्त मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल है वो उनके पॉलिटिकल डेंट डाल रही है उनको, और उनको कुछ करना होगा। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बात यह है
कि अभी हुकूमत एक इत्तेहादियों के पास है, ये नून की हुकूमत नहीं है। इसलिए अभी ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको आधे में छोड़ के ना भागें। पार्टियां इंपॉर्टेंट हैं, इलेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा मुल्क इंपॉर्टेंट है। और अगर ये IMF से जो चीज़ें करनी है, कुछ और सीधा करना है, ये करने के बाद उसके बाद इलेक्शंस कराए जाएंगे। और इलेक्शंस के लिए हमारे पास साल से ज़्यादा टाइम पड़ा हुआ है। अगर इससे पहले हो जाते हैं, हमारी अगर इससे पहले अनाउंस हो जाते हैं, आपकी जमात अनाउंस कर देती है या कह देती है या इशू को उठा देती है, तो जो आप कह रहे हैं या तो जमात गलत करेगी या आप गलत कह रहे हैं, कोई एक चीज़ तो होगी सर, आप एग्री करेंगे इससे? जमात कौन कह रही है? जमात आज सुबह मैं ख्वाजा आसिफ से बात सुन रहा था लंदन से। वो कह रहे थे हम एक ग्रिड पे हैं। वहां से जो मैसेज प्राइम मिनिस्टर का भी है वो यही है कि देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ अर्ली इलेक्शंस। आज की आप न्यूज़ का हेडलाइन भी देखें तो यही बात जरदारी साहब ने कही है, इलेक्शंस आर इम्पॉर्टेंट, दे मस्ट बी हेल्ड एज क्विक एज पॉसिबल। लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पॉर्टेंट मुल्क को स्टेबलाइज करना है। वो करके इसके बाद इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो जाएगी। अभी अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं है। अभी तो एक नॉर्मल सर कैसे लाएंगे, क्या करेंगे? अभी तक तो हालात खराब होते दिखाई दे रहे हैं हमें इकोनॉमी के, क्या प्लान है आपका? है ना, देखें जैसे डॉलर स्लाइड कर रहा है, जैसे और चीजें इकोनॉमी, स्टॉक मार्केट है, डॉलर है, तो होने देना। अभी इन्होंने ओथ ली है, अभी IMF से बात, अभी $10 बिलियन अभी हमें फौरन पे करना था, उसका अरेंजमेंट करना है। तो ये हम ऐसे तो नहीं छोड़ सकते कि $13 बिलियन तो हुकूमत कहती है हम छोड़ के गए खजाने में। यार $13 बिलियन नहीं, आपको समझ नहीं है ना। 13 तो वो तो एक रिजर्व है। $10 बिलियन की पेमेंट करनी है, जो आपको ये डेट फाइन हर हुकूमत को करनी पड़ती है, उसका अरेंजमेंट करना है। तो ये ऐसे अबूरी हुकूमत में किसी एक जज को अबूरी प्राइम मिनिस्टर बिठा के आप हट जाएं तो वो तो कहेंगे हमारा काम इलेक्शन करना है, तो इतने मुल्क डिफॉल्ट हो गए तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? तो इसलिए ये जरूरी है कि पहले ये चीजें हो। व्हाट इज द हरी कि इलेक्शन हो? इलेक्शन हो जाएगा, एज क्विक एज पॉसिबल होगा, लेकिन पहले मुल्क के हालात। और अभी ये ना अबूरी हुकूमत है ना ये टेम्परेरी हुकूमत है, ये इट इज एक्सटेंशन ऑफ प्रॉपर 5 years का जो टेन्योर है वो है। और इनको कोई भी फोर्स नहीं कर सकता अगले साल अगस्त से पहले इलेक्शन कराने का। लेकिन नून की अपनी ख्वाहिश है, पहले तो ख्वाहिश ही नहीं थी कि हम हुकूमत में आए, लेकिन अभी उनकी ख्वाहिश ये है कि जल्दी हो ताकि ये टर्माइल हो। और लास्ट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू इज कि अगर ये बेहतरीन किस्म के इलेक्शन भी हो जाए ना, वो कहते हैं ना कि इमाम काबा को बुला के इंटरम गवर्नमेंट का हेड लगाएं, तो अगर इमरान खान साहब हार गए तो उन्होंने कहना है मैं नहीं मानता। ये एक किस्म की टेंशन। एक आखिरी सवाल मैं भी आपसे करना चाहूँगा, वो FIA के हवाले से है, जो आज FIA ने कहा कि हम पैरवी नहीं करेंगे वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ जो केसेस हैं करप्शन के, और उसके ऊपर अदालती रिमार्क्स भी थे। आपकी क्या ओपिनियन है इसके बारे में? के ऊपर FIA ने इसको नेगेट किया है। उन्होंने कहा फेक न्यूज़ है, सारे FIA के केसेस चलेंगे और नेचुरली ये आगे जाएंगे। और FIA ने तो पीका ऑर्डिनेंस की एप्लीकेशन दे के उसको भी कह दिया कि जी वो गलती हो गई है, वो हमें नहीं करना चाहिए था। FIA में कोई प्रॉब्लम है या पॉलिसी मेकिंग या डिसीजन के अंदर कोई प्रॉब्लम आपको लग रही है? अगर FIA ने कोई जिगरी पोखरी की हुई है, अगर नैब ने कंकॉक्टेड केसेस लगाए हुए हैं जिनकी बेलें हो चुकी हैं, तो इनको जस्टिफाई करना होगा कि इसकी बेसिस क्या है। और अदालतें खुली हुई हैं और अपोजिशन कैन गो टू द कोर्ट्स एंड इवन जो हुकूमत में लोग हैं, इट इज इन देयर इंटरेस्ट कि वो लीगली पूरे केसेस का नेचुरल आउटकम पे जाएं। हमारे किसी नोटिफिकेशन पे कोई केस वापस नहीं हो सकता, और अगर होगा तो दैट विल बी दी सियासी डेथ जैसे आप कहते हैं। तो इसलिए आई रेस्ट एश्योर कि ये इतने नाइव नहीं है। जो केसेस चल रहे हैं वो चलने चाहिए और नेचुरली चलने चाहिए। और उसमें FIA को जो है वो मुकम्मल अपीयरेंस विद ऑल द एविडेंसेस करनी चाहिए, देनी चाहिए। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद है सेनेटर साहब अली बदर साहब। आपसे मैंने एक चीज़ पूछनी है, और वो एक स्टेटमेंट है, बयान है, बिलावल चूँकि उनके तर्जुमान भी हैं। वो ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि तहरीक-ए-एतमाद से एक रात कबल उन्हें धमकी मौसूल हुई कि फौरी इंतखाबात कराए जाएँ, ऐसा ना किया गया तो मार्शल लॉ नाफिज कर दिया जाएगा। आप इसकी ज़्यादा तफसील बयान कर सकते हैं हमारे व्यूअर्स को कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में सारी चीज़ थी? देखिए, बिलावल साहब को एक जिम्मेदार आदमी ने ये मैसेज दिया एक वफाकी वजीर का। अच्छा। और उस वफाकी वजीर का कंटेक्स्ट यही था कि अगर आप इससे विड्रॉ कर जाएंगे, अगर ना किया तो मुल्क में मार्शल लॉ लग जाएगा। और ये जो आइन शिकनी खान साहब कर रहे थे और सारा मामला ये था, प्रीवियस गवर्नमेंट के वफाकी वजीर की बात कर रहे हैं आप?
ये पिछली गवर्नमेंट के जो साबका वफाकी वजीर हैं। कौन थे? नाम तो अब आपको नहीं बता सकते ना, ये जब चीजें सामने आएंगी तो है, अभी तो जरूरत नहीं है, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। उसने हमारे पार्टी के एक जिम्मेदार शख्स को कहा कि आप बिलावल साहब को जाके ये मैसेज दें। ठीक है। अब उसके अंदर ये कि खान साहब ये चाहते थे कि लेकिन मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, वो ये कि जिस तरह इमरान खान साहब फरमा रहे थे कि खत है और आपने कहा वो झूठा है और उस पर कुछ नहीं है। अब जिस तरह आप फरमा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि वफाकी वजीर ने कहा, पीटीआई वाले कह रहे हैं आप लोग झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो कोई क्लैरिटी तो होनी चाहिए, कोई फ़र्क तो होना चाहिए उनमें आप में। और मैं भी एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। जी जनरल साहब, एक चीज़ जनरल साहब की भी लेने हैं क्वेश्चन। देखें, अगर कोई आपको ये कलेक्टिवली आंसर दे देना अली साहब, जनरल साहब का क्वेश्चन आ जाएगा इसी पॉइंट पे। जी जनरल साहब, कोई आपको ये कहे कि जी लोधी साहब आपको आके मारेंगे तो फिर इससे आप समझ लें, एक तो ये कि जिसने मार्शल लॉ लगाना है वो ना तो कभी बताता है, और दूसरी बात जनरल बाजवा की पर्सनैलिटी मार्शल लॉ लगाने वाली है ही नहीं। ठीक है, ये पॉइंट क्वेश्चन आ गया, टाइम बहुत कम है सर, मैं चारों तरफ क्विकली आंसर ले लें, कलेक्टिव इन सारी चीज़ों का आंसर दीजिएगा अली साहब। देखिए, ये जनरल साहब की बात ठीक है कि इस तरह नहीं होता है, लेकिन जो मैं आपको बात कह रहा हूँ, आप खान साहब के या उनके वजीरों की जो बात करते हैं, वो तो आप उनकी हिस्ट्री उठा के देख लें कि उन्होंने हुकूमत में आने से पहले, हुकूमत में आने के बाद वो जो बात करते उस बात से यू टर्न ले लेते थे और अपनी बात को निगेट कर देते थे। तो आपने ऐसा बंदा जो ऐसा करता था उसके बात पे क्यों अमल कर लिया फिर? हाँ? जो वज़रा झूठे हैं, जो अपनी बातों से नेगेट कर जाते हैं, जो गलत हैं, जिनका बारे में आप बयान कर रहे हैं, उन्हीं लोगों की बात के ऊपर अमल क्यों किया या उनके मशवरे को क्यों सुना बिलावल साहब ने? फिर ये फरमा दें। नहीं, कहाँ सुना, वो तो कहते थे आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से विड्रॉ कर जाए। अगर हमने उनकी बात सुनी होती तो वोट आपने कहा ना उनकी बात में हकीकत थी, आपने कहा उनकी बात में हकीकत थी, उन्होंने कहा था मार्शल लॉ लग जाएगा, बिलावल साहब तक इन्फॉर्मेशन आई, तो व्हाई डिड यू रिलाई ऑन देम? देयर इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उन्होंने अपनी तरफ से एक मैसेज भेजा, एक थ्रेट भेजा कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे, आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को विड्रॉ नहीं करेंगे, बाकी पार्टियों को का साथ नहीं छोड़ेंगे, तो इस मुल्क में वरना मार्शल लॉ लग जाएगा। तो बिलावल साहब ने कहा अच्छा यार आप जो कर सकते हैं करें, हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे जाना ही जाना है और हमने इमरान खान साहब को घर भेजना है, और हमने किया। अगर हम उस वजीर की या किसी और की बात मानते तो आज तो सूरत हाल ही फर्क होनी थी। हमको इतने बच्चे थोड़ी है, पॉलिटिकली इमेच्योर थोड़ी हैं कि इस तरह के नौसरबाजों की बात मान लेते। ठीक है, ये तो सारा झूठ का टोला जनरल साहब। ठीक है सर, झूठ का टोला है। योर पॉइंट इज वेल टेकन। जनरल साहब ये फरमाइएगा, हाउ डू यू सी दिस, जो बिलावल साहब की स्टेटमेंट है और जो ये अली साहब भी फरमा रहे हैं? ये मेरा ख्याल अली साहब ने ठीक ही जस्टिफाई किया है कि एक हकीकत बताई है उन्होंने कि भी थ्रेट आया, लेकिन हमने समझा कि वो बोगस थ्रेट है और उसके ऊपर अमल नहीं किया। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि ये इस किस्म का बोगस थ्रेट था या सच है झूठा जो भी है, कि जिसका कोई बेस नहीं हो सकता, क्योंकि किसी और के बिहाफ पे आप नहीं कह सकते कि मार्शल लॉ लगेगा। और फौज के कोई इस किस्म के ना तेवर थे, ना इस किस्म के मुल्की हालात हैं, ना इंटरनेशनल हालात हैं कि वो मौजू हो किसी इस किस्म के काम के लिए, और ना जैसे मैंने कहा कि बाजवा साहब की जो जमहूरियत पसंद तबीयत है, ना वही इस किस्म का काम कर सकते थे। लिहाजा कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं था जिससे ये पता चले कि इस बात में जरा सी भी सदाकत हो सकती है। लेकिन ये बात सच्ची हो सकती है कि किसी ने अपनी तरफ से बात बनाकर ये थ्रेट दिया हो, तो इसको आप झूठ नहीं कह सकते, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि बिल्कुल बोगस और एक खोखला थ्रेट था। ओके, अब एक और सवाल, चूंकि आप सिक्योरिटी और मिलिट्री से रिलेटेड मामलों को बहुत बेहतर समझते हैं, आप जनरल के ओहदे तक सर्व कर चुके हैं। एक लॉन्ग मार्च या आज़ादी मार्च जो भी इसको नाम दिया जा रहा है उसकी कॉल दी गई है और हम ख्याल कर रहे हैं कि उसमें लोगों की बड़ी तादाद आएगी। इस वक्त पूरे ख़ित्ते के और पाकिस्तान के जो हालात हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड वो ख़ासे कंसर्निंग है, ये बात आप मुझसे शायद बेहतर जानते होंगे। कितना इस वक्त थ्रेट मौजूद है इन जलसों पे भी और इन लॉन्ग मार्चेस पे भी, और इसके हवाले से हुकूमत को ज़ाहिर है कोई स्ट्रैटेजी तो बनानी है, पॉलिटिकल भी और सिक्योरिटी के हवाले से भी। व्हाट आर यू एनालाइजिंग? जी, एक तो आप थ्रेट की बात कर रहे हैं ना कि जब इतने लोग जमा होते हैं तो एक फिजिकल थ्रेट एनिमी की तरफ से हो सकता है, कोई उसमें फॉल्स फ्लैग हो सकता है, उसके तो इम्कानात अपनी जगह हैं। और फिर ये है कि इस वक्त जो पर्सनैलिटी है इमरान खान साहब की, मेरे ख्याल हुकूमत के लिए ये बड़ा दर्द सर होगा कि उनकी हिफाजत का इंतजाम करें, क्योंकि खुदा न खासा अगर उनको कोई नुकसान पहुंचा तो सारा मलबा आके
हुकूमत पे गिरेगा, तो इस चीज़ का ख्याल। लेकिन मेरे ख्याल में थ्रेट एक और है। थ्रेट ये है कि इस वक्त हमारी जो इकॉनमी है, हमारी जो इंटरनल सियासत है, हमारी जो डिसहार्मनी है, वो मज़ीद मुतम्मल नहीं हो सकती कि इस किस्म की कोई मामला आगे बढ़े। लेकिन इसमें सिर्फ इमरान खान साहब का कसूर नहीं है। इसमें देखें, जब एक साइड, पहली बात तो ये कि ये मैं आपको बता दूं कि जो भी पहले जनरल साहब बड़े मोहतरम बात कर रहे थे कि जी इमरान खान साहब तो नहीं मानेंगे जब भी वो हारेंगे, तो मुझे कोई बताया कि हारने वाला कौन माना है कभी? ये तो मैं बात यहीं पे छोड़ दुरुस्त है देता हूँ, आपकी। ठीक है ना। तो मानता तो कोई भी नहीं है। तो इसका मतलब ये आपस में मुल्क को, अगर आपको अवाम अजीज है और आपको मुल्क अजीज है, तो बजाय ये कहने के कि जी अल्लाह ने दो उसको बंदे, देखा जाएगा, हम देख लेंगे आप क्या करते हैं, इसके बजाय कोई नेगोशिएशन का मसला, कोई दरमियान में किसी बैठ के बुर्दबारी से तमाम स्टेक होल्डर्स उनको कहें जी आपकी कोई बात हम मान लेते हैं, कोई, ताकि मुल्क जो है वो आगे चले। लेकिन अगर ये कहते हैं कि जी हमने अपना साल 1.5 साल पूरा करना है, हमें क्या, वो आता रहे और वो कहें जी कि मुझे क्या, मुल्क को जो मर्जी हो, मैं तो इतने बंदे ले आऊंगा, तो फिर अवाम को समझना चाहिए कि इन लोगों को अवाम से कोई दिलचस्पी नहीं है, मुल्क से कोई दिलचस्पी नहीं है, और वो अपने मफाद के लिए जो है पावर शो है, सारा पावर शो है जो लगा हुआ है। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थे जनरल नईम खालिद दोदी साहब, आपके वक्त का। हमारे साथ अली बदर साहब मौजूद थे, आपके भी वक्त का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम चाहता है इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।